क्या क्या हुआ है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में। मैट, कैरन और फॉगी जाते हैं बार में सेलिब्रेट करने, जहाँ फॉगी को एक कॉल आता है और फॉगी बात करते हुए काफी घबराया हुआ दिखता है। तो डेयरडेविल को अपना सूट पहन के जाना पड़ता है और फिर पता चलता है कि बुलजाई ने निशाना साधा है वो भी फॉगी के ऊपर और उसे गोली मार देता है। फिर मैट और बुलजाई के बीच फाइट होती है और जिस पर फॉगी के दिल की धड़कन रुक जाती है, तभी डेयरडेविल बुलजाई को नीचे धक्का मार देता है। बुलजाई कोई और नहीं बल्कि एजेंट पॉइंटएक्स्टर है। तो दोनों में से कोई भी नाम लो, मतलब कि सेम आदमी की बात हो रही है। और यहाँ पे चेरी मैट को देख लेता है बिना मास्क के, और अब उस बात को 1 साल हो चुके हैं। मैट एक नए लॉ फॉर्म में काम करता है। विल्सन फिस्क वापस आ चुका है और जब तक वो नहीं था तब तक उसका पूरा बिजनेस उसकी बीवी संभाल रही थी और सभी लोग काफी प्रॉफिट में थे। पर जिस पल विल्सन फिस्क मीटिंग के अंदर घुसता है, सारा फोकस उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ कोर्ट में मैट गवाह देते हैं पॉइंटएक्स्टर के खिलाफ ताकि वो जा सके जेल में, और मैट की जीत होती है और पॉइंटएक्स्टर को होती है जेल। उसके बाद कैरन भी उस जगह से चली जाती है और ये सारी बातें सोच रहे हैं मैट। जहाँ आगे उन्हें सुनाई देता है कि विल्सन फिस्क मेयर के लिए लड़ने जा रहा है। आगे चल के मैट मिलते हैं हेदर से और उनकी केमिस्ट्री काफी तगड़ी बन जाती है। जहाँ आगे चल के विल्सन फिस्क और मैट के बीच होती है बात, जहाँ दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ वादा करते हैं कि मैट अब डेयरडेविल नहीं बनेगा। विल्सन फिस्क काइंड ऑफ कहता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। आगे मैट और हेदर टहल रहे होते हैं और न्यूज में चल रहा होता है कि विल्सन फिस्क हमारे नए मेयर बन चुके हैं। काफी शॉक हो जाता है। एक आदमी कुछ लोग लड़ाई करते हुए देखता है तो वो जाता है उस मार खाते हुए आदमी को बचाने, लेकिन गलती से वो एक आदमी को चलते हुए ट्रेन की तरफ धक्का दे देता है। फिर दूसरा आदमी बंदूक निकालता है, कहता है कि मैं पुलिस में हूँ और उसे गिरफ्तार कर लेता है। मैट जेल में पहुंच जाता है जहाँ उसे सुनाई देता है हेक्टर अयाला के बारे में। तो कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। कहता है कोई नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। फिर मैट जाके चेरी और क्रिस्टीन को बताता है कि उसने एक केस लिया है जिसे जीतना तो काफी मुश्किल है पर वो जीत सकता है। तो अब उन्हें एविडेंस इकट्ठा करना चालू करना है ताकि वो साबित कर सके कि हेक्टर बेकसूर। जहाँ कोर्ट में मैट हेक्टर के लिए बेल के लिए अप्लाई करता है पर कोर्ट बेल देने से रिजेक्ट कर देती है। बेबी यूरिक मेयर विल्सन फिस्क से इंटरव्यू लेती है। जहाँ दूसरी तरफ हेदर अपनी बुक लिव विदाउट फियर का प्रमोशन कर रही होती है और बता रही होती है कि यार कैसे आइडिया है उसको इस बुक को लिखने के लिए। जहाँ बक आता है उनसे साइन लेने और कहता है कि हमारे बॉस जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद वहीं एक और लड़का आता है और कहता है कि मैं आपकी बुक को काफी पसंद करता हूँ और मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हेदर कहती है ठीक है। जहाँ चेरी और क्रिस्टीन एविडेंस ढूंढने हेक्टर के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है व्हाइट टाइगर का सूट। फिर मैट जेल में पहुंच जाता है और गरियादा है हेक्टर को और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक विजिलेंटी हो, मैं ये केस कभी लेता है। हेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस लोगों की मदद करना चाहता है और वो हमेशा कोशिश करता रहता है, पर उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी। उसे नहीं बताया था कि वो दोनों पुलिस वाले हैं। तो फिर जाके मैट जज से बात करता है और कहता है कि वो उन्हें एक स्पेशल परमिशन दे, अयाला ही व्हाइट टाइगर है, इस बात का मेंशन कोई नहीं करेगा इसको इसके दौरान। और जज इस बात को मान लेते हैं कि ठीक। जहाँ मैट एक पुलिस वाले का पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ हेदर के पास विल्सन फिस्क और वेनेसा पहुंच जाते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। फिर मैट एक घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो आदमी है जिसे हेक्टर ने बचाया था और वहाँ मैट बताता है कि वो पुलिस वाले तुम्हें मारने आ रहे हैं तो यहाँ से भाग जाओ। और फिर 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं और मैट को धमकाते हैं और कहते हैं कि कहाँ गया वो। मैट कहता है वो भाग गया और वो बस मैट को दे रहे होते थोड़ी तकलीफ, लेकिन मैट गरमा जाता है और फिर जो मारता है उनको इसे कहते हैं डेयरडेविल। देख के लगता है कि पूरा खोल के रख देगा। मैट हेक्टर से मिलने जेल में जाता है और कहता है कि वो उसे जेल से बाहर जल्द से जल्द निकलवा देगा। एक आदमी कुछ लोगों को मार देता है। वेनेसा और विल्सन फिस्क के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मैट के पास वो पुलिस वाला पहुंच जाता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में मारा था। चेरी पहुंच जाता है गवाह के पास ताकि वो उसे सेफली कोर्ट तक पहुंचा सके, जहाँ कोर्ट में पुलिस वाले गवाही दे रहे होते हैं वो भी हेक्टर के खिलाफ कि उसने उस पुलिस वाले की जान ली है। हेक्टर के लिए गवाही देने वाला आदमी कोर्ट तक पहुंच जाता है पर वो इन लोगों को धोखा देके सारा का सारा ब्लेम हेक्टर पे ही डाल देता है कि उसने मारा है उस पुलिस वाले को। जहाँ दूसरी तरफ बक पहुंच जाता है और वो सारे गैंग के लीडर्स को ये बात बताता है कि उन्हें $1.8 मिलियन विल्सन फिस्क को देने। लूका इस बात को सुनकर काफी गर्मा जाता है। आगे चल के मैट सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। आगे चल के वेनेसा बताते हैं कि उसने बक को भेजा था कि वो $1.8 मिलियन ले और विल्सन फिस्क को दे। जहाँ हेदर पहुंच जाती है और आगे के सेशन चालू होते हैं जहाँ कोर्ट में हमारा मैट इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हेक्टर अयाला ने जो उस दिन किया था वो किसी की जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो लोगों से पहली बार नहीं लड़ रहे थे। और वो निकाल के दिखा देते हैं मास्क और कहते हैं कि यही है वो जिसे कहते हैं व्हाइट टाइगर, एक नया वाला विजिलेंटी।
और उस बात को सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद अलग अलग पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि कैसे व्हाइट टाइगर ने उन लोगों की मदद की है और इसीलिए जूरी इस नतीजे पे पहुंचती है कि हेक्टर अयाला को छोड़ दिया जाए और वो कभी दोबारा अपना सूट नहीं पहन सकता। इस बात को सुन के विल्सन फिस्क गुस्सा हो जाता है और विल्सन फिस्क अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए बेबी यूरिक को अपना एक इंटरव्यू देता है कि वो विजिलेंटिस बेकार हैं, वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और कई सारे लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं, उन विजिलेंटिस को जेल में होना चाहिए। हेक्टर अयाला व्हाइट टाइगर का सूट पहन के बाहर निकलते हैं और एक आदमी उनको गोली मार के निकल जाता है जिसने पनिशर के लोगों वाला सूट पहन। एक डॉक्टर देता है मैट को व्हाइट टाइगर का सूट। डैनी बार में पार्टी करते करते बीबी यूरिक को बता देते हैं कि क्या है विल्सन फिस्क का प्लान, कि वो बिल्डिंग गिराने वाला है। हेदर विल्सन फिस्क और वेनेसा से पूछती है एडम के बारे में, वो भी डिटेल में। मैट को एक कॉल आता है कि उसे एक केस लेना पड़ेगा। वो जाता है केस लेने और भाई ने चोरी की है एक स्टोर से, वो भी खाने का सामान। तो उसकी सजा कम करवाने के लिए हो जाता है हमारा मैट कोर्ट में और वहाँ पे वो पुलिस वाले को धमकाता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मारा है हेक्टर को, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल करके पता चल जाता है कि भाई इसने तो नहीं मारा है यार हेक्टर को। फिर विल्सन फिस्क जाता है अलग अलग मीटिंग अटेंड करने ताकि वो बिल्डिंग तोड़वा के नई बिल्डिंग बना सके, आने की प्रोग्रेस कर सके। लेकिन भाई जानते हो खबर हो चुकी है लीक, तो भाई न्यूज में छप जाती है ये बात। और फिर हमारा विल्सन फिस्क कर आता है कि कौन है वो हमारे बीच का गद्दार। लेकिन फिर डैनी आता है आगे और एक तगड़ी सी स्पीच देता है विल्सन फिस्क के सामने। तो हमारे विल्सन फिस्क का जवाब रहता है कि यार हमारे पास बहुत कम लोग हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं और तुम उनमें से एक हो, तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुमको फायर नहीं कर रहा हूँ, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। मैट पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ हेक्टर अयाला को मारा गया था और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पता करते हैं कि कहाँ है भाई गोली का खोखा। और फिर उन्हें मिल जाता है गोली खोखा जिसके ऊपर बना है हमारा पनिशर का लोगो। तो टहलते टहलते एक खाली जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें मिलता है तब पनिशर। और फिर वहाँ पे दोनों भिड़ जाते हैं और पनिशर उसको कर आता है भाई अच्छे से। और फिर उसके दोस्त के बारे में पूछता है तो हमारा मैट अपने दोस्त के बारे में बताता है कि कैसे उसकी मौत हुई। और मैट को पता है कि भाई पुलिस वाले जो हैं कुछ वो पनिशर का लोगो का इस्तेमाल करके उसी के मोटो के ऊपर भाई सब दुनिया को खत्म करने निकल चुके हैं, मतलब कि क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए। पनिशर थोड़ा सा मोटिवेट करता है हमारे मैट को। विल्सन फिस्क वेनेसा को बताता है कि उसने अपनी सारी चीजें कहाँ से सीखी है। वो सारी चीजें उसने अपने पिताजी से सीखी है और कहता है कि उसने माफ करना किसी को कभी नहीं सीख पाया क्योंकि उसके पिता ने कभी किसी को माफ ही नहीं किया। इसलिए फिर हेदर के साथ मैट गुलगुल करते हैं और मैट और विल्सन फिस्क दोनों निकल जाते हैं अपने पुराने रास्ते की तरफ। और हमें देखने को मिलता है कई सारे डेयरडेविल के मास्क। वहां से अपना हथियार उठाता है मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क निकलता है एक पेंटिंग से जो कि काइंड ऑफ फेवरेट पेंटिंग थी। सीजन 3 में इसी चक्कर में भिड़ गए थे ये लोग, उस पे लगा है खून। और फिर पता चलता है कि खाने बैठे हैं हमारे विल्सन फिस्क और पीछे पड़े हैं हमारे एडम जो भीख मांग रहे हैं कि उनको छोड़ दे। छत पे जाते हैं हमारे मैट मर्डॉक और चलाने की कोशिश करते हैं अपना हथियार, जहाँ म्यूज एक आदमी को लाता है और उसके अंदर डाल देता है मशीन ताकि वो निकाल सके उसका खून। मैट पहुंच जाता है बैंक जहाँ दिखते हैं कमाला के पिताजी। मैट गया है वहाँ लोन लेने अपने लॉ फॉर्म के लिए, जहाँ कमाला के पिताजी कहते हैं कि नहीं दे सकते लोन क्योंकि इनका लॉ फॉर्म प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए जहाँ मैट कहता है कि वो उन लोगों की मदद करता है जो कि उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी वो जरूर मदद करेगा इनकी। फिर हमारा मैट वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वहाँ कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं बैंक को लूटने के लिए। तो वो लोग पूछते कि कौन है यहाँ का मैनेजर, लेकिन फिर वहाँ मैट वापस आता है अंदर 911 को कॉल करवा के। तो गुंडों की टीम के कुछ लोग बात करते कि वो लोग यहाँ से निकले कैसे। तो उनके पास रहता है प्लान क्योंकि ये लोग अपनी मशीन चोरी करने नहीं आए बल्कि इनसे कोई और चोरी करवा रहा है। फिर पता चलता है कि मैनेजर तो वहाँ है नहीं, तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि हमारे कमाल के पिताजी को लेके जाते हैं गेट खुलवाने, वो भी बड़े से लॉकर का, जहाँ रॉबर्स में से एक रॉबर बात करता है बाहर पुलिस से। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग कैसे भरोसा करें तुम पे। तो कहता है ठीक है हम लोग 2 लोग छोड़ देते हैं और 2 लोग छोड़ते हैं वो लोग इस बात का प्रूफ देने के लिए कि अगर पुलिस ने कोऑपरेट किया तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हमारे कमाल के पिताजी जाते हैं बैंक का लॉकर खोलने पर उनको पासवर्ड पता ही नहीं है। तो हमारे मैट ने बनाया है एक प्लान। फिर मैट जाते हैं उस आदमी को लेके वॉशरूम और ढाई के जो मारते हैं ना उसको मजा आ जाती है देख के। उसके बाद फिर जाते हैं कमाल के पिताजी के पास एंड उनके पास जो आदमी है उसको भी गिरा देते हैं। वो फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खोल देते हैं वो लॉकर और पता चलता है कि ये लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको मिलता है एक डायमंड जैसा कुछ चमकने वाली चीज, जहाँ पे बाहर पुलिस वाले हो चुके हैं परेशान और कहते हैं कि अब चलते हैं अंदर। तो वो लोग तैयार होते हैं घुसने के लिए अंदर। गेट पे खड़े होते हैं, मैट सुन रहा होता है उनकी गिनती 10 से लेके 0 तक की, जहाँ अंदर के माहौल में मैट दिखाता है उन रॉबर्स को डायमंड और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग किसी और चीज के लिए आए हो तो इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन हमारा रॉबर उनको देता धमकी कि मैं तुमको देता हूँ 3 सेकंड, या तो तुम मुझे उसी दे दो या तो तुम्हारा खोपड़ा खोल के वो चीज मैं ले लूंगा। और जैसे ही 3 सेकंड की गिनती पूरी होती है पुलिस वाले घुस जाते हैं अंदर एंड फिर पता चलता है कि रॉबर्स में से एक रॉबर पहनता है पुलिस वाला कपड़ा और वहां से निकलने की करता है कोशिश। और जो हॉस्टेस थे उनमें से एक लड़की उन्हीं
उन्हीं का साथ थी रॉबर्स के। फिर हमारे मैट उस नकली पुलिस वाले के पीछे पीछे जाते हैं और पहनते हैं वो रेड वाले का मास्क और जो मारते हैं ना उस पुलिस वाले को गजब। सबसे कमाल लगा है, कूद जाता है उसके पैर के ऊपर। फिर हमारा मैट पहुंच जाता है वापस कमाला के पिताजी के सामने, आराम से बैठे रहते हैं। कमाला के पिताजी कहते हैं यार लोन दे नहीं पाऊंगा मैं अभी भी तुमको। मैट कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ी आया हूँ, बस आपसे हाल चाल पूछने आया हूँ। और फिर वो वहाँ से जैसे निकलता है पता चलता है कि डायमंड देख क्या है, वो एक बॉडी दिखाई जाती है। आगे चल के म्यूज के बनाई गई एक पेंटिंग को साफ करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरी तरफ हमारा मैट परेशान है और अपने दोस्त नेल्सन को याद कर रहा है। वहाँ एक लड़की पहुंच जाती है और बताती है कि वो एक बुक लिख रही है विजिलेंटिस के ऊपर कि वो मास्क क्यों पहनते हैं। और वो मैट से पूछते क्या वो उसे पनिशमेंट मिला सकता है या फिर डेयरडेविल से। जहाँ विल्सन फिस्क से मिलने एक आदमी आता है उससे पैसे मांगने और फिस्क उसे मांगी गई कीमत से ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाता है। फिस्क के सामने एक आदमी आता है और वो बताता है कि वो जिन पेंटिंग्स को मिटा रहे हैं उन्हें इंसानों के खून से बनाया गया है। जहाँ दूसरी तरफ मैट अपने ऑफिस में रहता है, वहीं हेक्टर की नीज पहुंच जाती है और बताती है कि हेक्टर किसके पीछे था जब उसकी मौत हुई। मैट कहता है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसे पुलिस से बात करनी चाहिए। हेक्टर की नीज वहां से चली जाती है। फिस्क के सामने पुलिस वाले और डीएनए रिपोर्ट्स आ जाते हैं, जहाँ एक ऑफिसर बताता है कि इसमें 18 अलग अलग डीएनए मिले हैं, यानी कि लगभग 60 विक्टिम होंगे। फिस्क कहता है कि इस बात को अभी दबा दो, हमें कुछ और करना होगा। कुछ लड़कियां एक गली में पहुंच जाती हैं और कहती है कि यार क्या तुम म्यूज हो, हमें तुम्हारे साथ एक फोटो चाहिए बस यहीं पीछे से। और म्यूज भाई उनकी पेंटिंगें बना देता है। फिर विल्सन फिस्क पहुंच जाता है एक पार्टी में ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके, ताकि वो बिल्डिंग गिरा के नई बिल्डिंग बना सके। पर वहाँ उसकी दाल गलती नहीं है, लेकिन पीछे से आता हमारा डैनी और कहता है सर एक जरूरी काम आ गया है। फिर वो लोग जाके देखते हैं वो लड़कियों की पेंटिंग भाई कि म्यूज ने फिर से क्या हरकत की है। फिर मैट के सामने उसका दोस्त पहुंच जाता है और बताता है कि उसे खबर मिली है कि जो पेंटिंगें बन रही हैं उसमें इंसानों का खून यूज किया जा रहा है और लगभग 60 विक्टिम है जो लोग गायब हो रहे हैं वो उन्हीं का खून इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वही उसे गायब कर रहा है। तो म्यूज को और म्यूज जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए विल्सन फिस्क बनाता है एक नई स्पेशल टीम जिनके पास स्पेशल पावर होगी, जिसका नाम है एंटी विजिलेंटी, जिसमें है वो ऑफिसर जो कि अपने काम करने के लिए किसी को मार भी सकते हैं। और आप जानते हैं इनमें से कई सारे लोगों को। जहाँ हेक्टर की नीज म्यूज को ढूंढते ढूंढते एक ट्रेन वाली गली में पहुंच जाती है और उसके बाद हेक्टर घर से मैट को फोन आता है, क्या एंजेला तुम्हारे साथ है, वो तुमसे मिलने गई थी और अब तक वो घर नहीं आई है। मैट को समझ आता है कि शायद वो उनके पीछे गई है, तो वो 911 उनको कॉल करता है। लेकिन जैसे वो कॉल उठाते हैं मैं सोचता है कि लगता है अब उसे कपड़ा पहनना पड़ेगा। खोलता है गेट, जहाँ म्यूज एंजेला को ले जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगा। और फिर म्यूज के पास पहुंच जाता है डेयरडेविल, जहाँ दूसरी तरफ विल्सन फिस्क पहुंच जाता है एडम के पास एक कुल्हाड़ी लेके। म्यूज और डेयरडेविल लड़ते हैं। म्यूज बड़ा तगड़ा चला रहा होता है चाकू, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेयरडेविल के पास उसका गजब सूट। और इसमें डेयरडेविल इतना ब्रूटल हो गया कि भाई लगता है कि इस बार मार ही देगा बिल्कुल। लेकिन वो हार्ट बीट सुनता है, एंजेला की हार्ट बीट धीरे धीरे बंद होने लगती है, तो फिर उसे म्यूज को छोड़ना पड़ता है ताकि वो एंजेला को बचा सके। और अगला ही पल म्यूज वहां से गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, विल्सन फिस्क उतरता है नीचे, एडम को सुनाता है तगड़ी कहानी कि वो अपने टाइम पे अपने से ट्रिपल साइज वाले लोगों से भी भिड़ चुका है और कहता है कि तुमसे भिड़ने के लिए यार मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है और मुझसे भिड़ने के लिए तुम्हें जरूरत है। तो वो कुल्हाड़ी एडम की तरफ फेंकता है और फिर एडम और विल्सन फिस्क एक दूसरे से भिड़ते हैं और जो मारता है विल्सन फिस्क भाई उसका खोल लेता है मुंह और दोनों कैरेक्टर अपने पुरानी जगह पर वापस आ चुके हैं। डैनी विल्सन फिस्क को बताता है कि उन्हें म्यूज को ठिकाने का पता चल गया और डेयरडेविल वापस आ चुका है। जहाँ हॉस्पिटल में एंजेला की आँख खुलती है और दूसरी तरफ मैट हमारे हैदर के साथ रोमांस करते हैं। और फिर हैदर और मैट बात करते हैं, जहाँ मैट कहता है कि उसे लग रहा है कि वो किसी और की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि हैदर उससे पूछती है कि वो रात में कहाँ चला गया था। जहाँ आगे मैट और चेरी की बात होती है। मैट कहता है कि तुम अपने सारे कॉन्टेक्ट यूज करो क्योंकि मुझे जानना है कि कहाँ है म्यूज। चेरी इस बात से मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें डेयरडेविल बनना तो बनो, मुझे इसमें मत घसीटो। वही मैट बताता है कि जब तुम फोर्स में थे तो तुम मुझे कॉल करते थे। जहाँ दूसरी तरफ विल्सन फिस्क अपने एक आदमी को बताता है कि 10 साल में डेयरडेविल ने उसका पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। जहाँ म्यूज के हाइड आउट पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और एंजेला की आँख खुलती है और वो मैट को बताती है कि वहाँ उसने पेंटिंग्स देखी है। तो मैट इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाता है। दूसरी तरफ लूका जाता है वेलेंसा से मिलने और वहाँ वो लोग बात करते हैं कि विल्सन फिस्क को हटा देंगे रास्ते से। वेलेंसा कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। लूका कहता है हाँ, क्योंकि जब तक आप बिजनेस में थी तब तक हम सब फायदे में थे और आपके जाने के बाद अब मुझे 2 मिलियन देना है सामने वाली गैंग को। वेलेंसा कहते हैं वो तो मेरी वजह से है, पर ठीक है मैं मदद करूँगी तुम्हारी, क्योंकि उसके बाद यही मेयर बनेंगे। जहाँ हैदर के पास बैशन पहुंच जाता है और वो उसे अपनी कहानी सुनाता है कि बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ था। और वहीं डिटेक्टिव किम पहुंच जाती है विल्सन फिस्क के पास बताने कि कौन है म्यूज। डिटेक्टिव किम बताते हैं कि बैशन काफी अमीर था और बचपन में उसकी टाइकोंडो की कोचिंग लगवाई गई थी, जहाँ कुछ समय बाद उसके कोच डेथ पाए गए। और बैशन आता है कि उसे टाइकोंडो पसंद नहीं था, पर उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसे टाइकोंडो की ट्रेनिंग करवाई। और ये बताते बताते बैशन की नाक से खून निकलने लगता है। देन वो उसका यूज करके ड्राइंग बनाता है
और वहीं हैदर समझ जाती है कि यही है म्यूज। फिर हैदर को ढा देता है हमारा म्यूज, जहाँ फिस्क डिटेक्टिव किम को कहता है कि अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। जहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टीन चेरी से पूछती है कि उनके और मैट के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि मैट काम पे नहीं आ रहा है और उसकी वजह से सारी चीजें उसे संभालनी पड़ रही है। चेरी कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर अभी तो वो मेरे लिए पर्सनल काम में गया है। जहाँ डेयरडेविल पहुंच जाता है म्यूज के हेड आउट पे और वहाँ पेंटिंग देखने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि इनमें से एक पेंटिंग हैदर की है। और वहीं एक पुलिस वाला पहुंच जाता है, पॉवेल, जिसे गिरा के हमारा डेयरडेविल वहां से निकल जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो फिर वो कॉल करता है विल्सन फिस्क को और कहता है कि डेयरडेविल यहाँ आया था। तो फिर भाई विल्सन फिस्क अपनी एंटी विजिलेंटी कॉप को आदेश देता है कि जाके म्यूज को ढा दिया जाए। जब म्यूज हैदर को डरा रहा होता है और फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि भाई पुलिस वाले आने वाले हैं, क्योंकि बाहर भाई आवाज आ रही होती है। तो वो जल्दी जल्दी अपना काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं डेयरडेविल पहुंच जाता है और डेयरडेविल और म्यूज एक दूसरे से भिड़ते हैं। जहां उसी भिड़ंती के दौरान हैदर उठा लेती है म्यूज की बंदूक और दाग देती है गोली, वो भी म्यूज के अंदर। और फिर एंटी विजिलेंटी कॉप भी वहां पहुंच जाती है और जब वहां विल्सन फिस्क पहुंचता है तो वो कहता है कि बाहर तक खबर यही पहुंचनी चाहिए कि इसे तुम लोगों ने मारा है और यहाँ कोई डेयरडेविल नहीं आया। वो कहता है ठीक है सर। डैनी बीबी यूरी को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे न्यूज चैनल से खबर ये जाननी चाहिए कि म्यूज को एंटी विजिलेंटी कॉप ने मारा है, ना कि डेयरडेविल ने। समझ में आया कि नहीं? बीबी यूरी कहते क्या तुम्हें धमका रहे हो? कहते कि नहीं, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। जहाँ आगे हॉस्पिटल में हैदर की आँख खुलती है, वहाँ मैट दिखता है। हैदर कहते कि मैंने उसे मार दिया। मैट कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और न्यूज में विल्सन फिस्क कहता है कि हमारी एंटी विजिलेंटी कॉप ने एक विजिलेंटी को ढाई गिराया और अब बाकियों की बारी, अगर आप हमारा सपोर्ट ऐसा ही करते रहेंगे तो। जहाँ वेनेसा लूका को एक मैसेज भेजती है कि कहाँ है विल्सन फिस्क, और जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है लूका बंदूक लेके उसकी खोपड़ी खोल लेता है। हमारा विल्सन फिस्क का एक आदमी पॉइंटेक्स्टर का सेल चेंज किया जाता है और अब वो खड़ा है बहुत सारे लोगों के सामने। जहाँ आगे बक हैदर को इन्विटेशन देने आता है विल्सन फिस्क की किसी पार्टी का। वहाँ मैट का एहसास होता है कि विल्सन फिस्क क्या हैदर का क्लाइंट है और वो उससे पूछने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि वो कॉन्फिडेंशियल है और वो बता नहीं सकता। मैट हैदर को समझाता है कि विल्सन फिस्क उसका यूज कर रहा है, पर हैदर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं रहती। विल्सन फिस्क और वेनेसा नीचे पहुंच जाते हैं जहां एडम के सामने है। फिस्क वेनेसा को दो ऑप्शन देता है, या तो वो उसे खोल दे या तो उसे गोली मार दे, और वेनेसा उसे गोली मार देती है। जब मैट काम पे पहुंचता है तो वहाँ क्रिस्टीन बताती है कि उन्हें नया क्लाइंट मिला है और पॉइंटेक्स्टर का सेल चेंज किया गया है और उसने तुम्हें बुलाया है। वो चाहता है कि तुम उसके अटर्नी बनो। जहाँ आगे विल्सन फिस्क डैनियल को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मेयर बना देता है, जिससे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ मैट बात कर रहा होता है अपने नए क्लाइंट से और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पता चल जाता है कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो केस लेने से मना कर देता है। आगे मैट उस बार में पहुंच जाता है जहाँ पे लास्ट टाइम उसने फॉगी के साथ ड्रिंक किया था। वहीं चेरी पहुंच जाता है। फिर उसे याद आता है कि उस रात फॉगी सेलिब्रेट करने आया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो जीत गया है, इसलिए वो जेल पहुंच जाता है। पॉइंटेक्स्टर से मिलने किसी ने उसे ऑर्डर दिया था फॉगी को मारने के लिए। पॉइंटेक्स्टर इस बात को बताने से मना कर देता है, पर हमारा मैट अपना बदला निकाल लेते हैं और उसका खोपड़ा पटक देते हैं सीधा टेबल पे। जहाँ पार्टी के दौरान डैनी आता है बीवी यूरिक के पास और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन हो गया और अब मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मेयर बन चुका हूँ। बेबी यूरिक कहती है कि कांग्रेचुलेशन। आगे पॉइंटेक्स्टर की चोटों पे डॉक्टर स्टेजिस लगाता है। उसके बाद पॉइंटेक्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको गिरा देता है और पुलिस वाली गाड़ी में बैठ के उस जगह से निकल जाता है। जहाँ पार्टी में हैदर मैट को देख के हैरान हो जाती है, कहते कि तुम तो आने वाले नहीं थे। कहता है कि तुम विल्सन फिस्क से दूर रहना। पर हैदर और मैट की इंटेंस बातों के बाद मैट बढ़ने लगता है विल्सन फिस्क की तरफ, लेकिन वेनेसा पहुंच जाती है विल्सन फिस्क के पास और डांस शुरू हो जाता है। पर जब मैट पार्टी में पहुंचा था तो वो सुन रहा था कि जैक से बात कर रहा है विल्सन फिस्क अपने पोर्ट वाले काम के लिए, और फिर बताता है कि जैक वो विजिलेंटी है जिसको लोग स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, और अगर जैक विजिलेंटी वाला काम करता रहा तो जो विल्सन फिस्क ने टास्क फोर्स बनाई है वो जैक के लिए अच्छी नहीं होगी। जैक उसे एक धमकी की तरह लेता है और उस जगह चला जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बेबी यूरिक चीफ गालो से बात करती है, जहाँ चीफ गालो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारे अंकल थे उनके केस में मेन सस्पेक्ट विल्सन फिस्क ही था। बेबी यूरिक कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। तो कहते हैं कि तुम बिग कैसे गई? वो कहते हैं कि कुछ चीजें उन्हें करनी पड़ती है, पर अगर उनके पास कोई अंदर की जानकारी है तो वो उसे दे सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ अपने नाम से पोस्ट नहीं करती। और वो चीफ गालो को अपना कार्ड देती है, कहती है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इस ईमेल पे ईमेल कीजिएगा। डांस करते करते बक विल्सन फिस्क को बताता है कि पॉइंटेक्स्टर जेल से भाग चुका है, और ये सुन के वेनेसा थोड़ा परेशान हो जाती है और वो विल्सन फिस्क को कुछ बताने की कोशिश करती है, जहाँ मैट समझ जाता है और फिर दोनों अपने पार्टनर चेंज कर लेते हैं। जहाँ मैट हड़काता है वेनेसा को कि तुमने विल्सन फिस्क को नहीं बताया ना कि तुमने फॉगी को मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उस टाइम तुम सारी चीजों को संभाल रही थी। वेनेसा भी मैट को धमकाते हुए कहती है कि हैदर को पता है कि तुम विजिलेंटी हो। जहाँ पॉइंटेक्स्टर अपनी पावर का यूज करता है और बंदूक तान देता है, जहाँ विल्सन फिस्क को बचाने के लिए मैट कूद जाता है उसके आगे और गोली पार कर जाती है उसके सीने को। एक साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पॉइंटेक्स्टर से मिलने वेनेसा गई थी, क्योंकि फॉगी जिस केस पे काम कर
कर रहा है। उसकी वजह से वेनेसा को दिक्कत होने लगी थी, तो पॉइंटरक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें फॉगी नेल्सन को मारना होगा। और पॉइंटरक्टर इस बात के लिए हाँ कर देता है। मैट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो कहता है कि फॉगी जिस केस पे काम कर रहा था उसकी फाइल मुझे ढूंढनी होगी। विल्सन फिस्क वेनेसा से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मिलियंस इधर से उधर किए हैं, पर हम दोनों साथ मिलके बिलियंस कर सकते हैं। विल्सन फिस्क कहता है कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को और ज्यादा पावर दे दी जाए। इसे चीफ गालो एग्री तो नहीं करते, पर क्या ही कर सकते हैं। विल्सन फिस्क बक से कहता है कि जाओ और मैट को मार दो, क्योंकि एक जिंदा विजिलेंटी से अच्छा एक मरा हुआ हीरो ठीक है। और बक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ विल्सन फिस्क शीला को बुलाता है और कहता है कि तुम सारे लोग जानती हो ना, तो जो लोग हम लोगों से लॉयल नहीं है उनको घर भेज दो। और बाहर निकलते ही शीला बात करती है चीफ गालो से, जहाँ वो कहते हैं कि जो कल विल्सन फिस्क करने वाला है वो ठीक है नहीं। और ये बात तुम भी जानती हो कि जब से एंटी विजिलेंटी फोर्स बनी है तब से क्राइम और बढ़ गए हैं। शीला कहते कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती, पर मैं तुम्हारा सपोर्ट जरूर करती हूँ। पूरी न्यूयॉर्क सिटी की बिजली चली जाती है और उसी भागा दौड़ के माहौल में मैट वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, पता चलता है कि पनिशर को किसी ने कॉल किया था ताकि वो मैट को वहाँ से निकाल सके। और फिर वहीं एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स पहुंच जाती है और हमारे मैट उनकी हड्डियां तोड़ते हैं डेयरडेविल बन के, और पनिशर उनकी छाती के अंदर गोलियां उतारते हैं। फिर मैट को मिल जाता है जिसने की हेक्टर अयाला को मारा है। पनिशर कहता है क्या करूं, उतार दो इसके सर में गोली। मैट कहता है कि नहीं, लेकिन फिर वहीं एक बम आता है जिसकी वजह से मैट और पनिशर को वहां से कूदना पड़ता है। पीछे कैरन पहुंच जाती है। फिर पता चलता है कि कैरन ने ही कॉल किया था पनिशर को, और पनिशर कैरन की परवाह करने लगा है। जहाँ सिटी में बिजली जाने के कारण लोग एक दूसरे को अंधी मारने लगे हैं। और वहीं दो पुलिस वाले एक बच्चे को मार देते हैं जो कि कुछ चुरा रहा था। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये तो अभी बच्चा था, जहाँ वो कहता है कि बन गया ये एक विजिलेंटी। और फिर मैट और कैरन फॉगी की फाइल को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें फाइल मिलने के बाद पता चलता है कि रेड हुड की आड़ में वेनेसा इनलीगल काम कर रही थी, और वो जिस पोर्ट पे कर रही थी वहाँ पे कोई चीज आए जाए उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। और फॉगी जाने अनजाने में उनका पर्दाफाश करने वाला था, इसीलिए फॉगी को मरवा दिया गया। और अब विल्सन फिस्क उस पोर्ट पे सिटी खड़ी करने वाला है। पनिशर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से भिड़ने चला जाता है, और फिर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले पनिशर को ढाई देते हैं। शीला उसकी और गालो की बात विल्सन फिस्क को सुना देती है, तो विल्सन फिस्क अपनी टीम का एक आदमी भेजता है ताकि वो गालो को उसके ठिकाने पे ले आए। और अपने ठिकाने पे विल्सन फिस्क एनिमेटेड सीरीज वाले विल्सन फिस्क वाला काम कर देता है और उसकी खोपड़ी अलग कर देता है। दूसरी तरफ एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का लीडर पनिशर को कहता है कि तुम जो कर रहे हो वही करो, बस हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हमारा पनिशर उस बात से एग्री नहीं करता। कैरन और मैट उस पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जहां मैट को रियलाइज होता है कि उन्हें एक टीम की जरूरत है। तो मैट कहता है कि अब हमें एक टीम बनानी होगी, क्योंकि हम लोग अकेले इस पोर्ट का कुछ नहीं कर सकते। विल्सन फिस्क हैदर को कमिश्नर ऑफ मेंटल हेल्थ बना देता है, और फिर अगले दिन अनाउंस करता है कि न्यूयॉर्क सिटी में अब से मार्शल लॉ लागू होगा और कोई विजिलेंटी टहल नहीं सकता, और अब से विजिलेंटी बनना इनलीगल है। जहां डेयरडेविल उन लोगों को इकट्ठा करता है जो कि विल्सन फिस्क की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते। फिर आगे हम लोगों को पकड़े हुए विजिलेंटीज दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक पनिशर भी है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में पनिशर उस गार्ड को मार देता है जो कि उसकी रखवाली कर रहा था। और इसी के साथ डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 1 एंड होता है।